we have done yesterday. कल काफी कुछ डिस्कशन किया था हम लोगों ने about what is an asset, which accounting standard is applicable. Okay. Yes. सर मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक बार ब्रीफ दे दो ना थोड़ा. Okay. मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं. One is an income, other is an expense. Okay. So whenever we are doing the final accounts or we are recording incomes and expenses, so we have to always remember that we have to first decide the income part, okay, and with the income part we have to match the expenses. Okay. इसका एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि हम लोग जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ईयर एंड में, तो हमने पूरे साल में जो जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, ओके, तो हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखते हैं, परचेस लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं. तो इधर भी एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता है. हाउ इज इट? आप जीपी ढूंढते हो तो जीपी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी? मैं रेशियो नहीं बोल रहा हूँ, ओके, आई एम आस्किंग यू फॉर्मूला ऑफ जीपी. इनकम माइनस एक्सपेंसेस. जीपी क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स किया, ग्रॉस प्रॉफिट, net revenue, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस. आपने सुना होगा, मे बी है ना, थोड़ा आउट ऑफ मेमोरी चला गया होगा. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स. sir, revenue from operation. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऐसा पढ़ा था, Yes. है ना? यस. That is also GP. Now what is cost of goods sold? Opening stock plus purchases plus purchase related expenses minus closing stock. ओके. मतलब हम जो भी कॉस्ट गिनते हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देते हैं. Why so? The thing is that it is unsold. ये कैसा है? Unsold है. मतलब इस साल वो अगर बिका नहीं है, ओके, तो उसका कॉस्ट भी नहीं गिन सकते. इफ द गुड्स आर नॉट सोल्ड इन दिस ईयर, देन द कॉस्ट विल आल्सो नॉट बी कंसिडर्ड. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं. मतलब हमने जितना भी गुड्स हमारे पास था, जितना खरीदा, उसमें से जितना बचा वो माइनस कर देते हैं. क्रेडिट साइड लिखा मतलब माइनस किया. ओके, इट मीन्स दैट वी हैव कंसिडर्ड ओनली दोज कॉस्ट इन रिलेशन टू विच गुड्स आर सोल्ड. हमने वही गुड्स का कॉस्ट लिया है जो बेच दिया गया. इसे हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो बेचा उसका कॉस्ट कितना है. तो इधर भी मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हुआ ना, कि मैंने 10,000 यूनिट खरीदे थे, उसमें से 9,000 बेचे, तो कॉस्ट भी कितने का लेंगे? 9,000 का. मैंने इनकम 9,000 का लिया, तो एक्सपेंस भी 9,000 का लेना है. इन अ सिमिलर मैनर जब मैं इसी चीज को डेप्रिसिएशन के रिलेशन में देखता हूं, व्हेन आई सी दिस थिंग इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन, देन व्हाट आई नीड टू फॉलो इज दैट आई हैव जनरेटेड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एसेट. ओके, तो मैंने आपको कल ऐसा बताया था कि जब भी हम कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड सिलेक्ट करते हैं, देन इट शुड रिफ्लेक्ट अ पैटर्न ऑफ यूसेज. ओके, कि इनिशियली वो ज्यादा यूज हो गया, बाद में कम यूज होगा, या एवरी ईयर उसका सेम यूसेज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड सिलेक्ट करना है. तो अगर उसका इनिशियल ईयर में यूसेज ज्यादा है, मतलब उसमें से बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और अगर बेनिफिट ज्यादा मिलेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा. सो व्हाट आई एम कंसिडरिंग इज बेनिफिट फर्स्ट एंड देन कॉस्ट. जितना मैंने बेनिफिट लिया किसी एक पर्टिकुलर एसेट में से, उसके सामने मुझे एक्सपेंस को मैच करना है. That is called matching concept. हमेशा याद रखना, एक्सपेंस को इनकम के साथ मैच करना है, इनकम को एक्सपेंस के साथ नहीं. ओके, पहले इनकम डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ एक्सपेंसेस मैच करो. तो हम ये जानते हैं कि हम इनकम हमेशा करंट ईयर का बुक करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस भी करंट ईयर का बुक होगा. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो डिस्कस मैनी थिंग्स. डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो क्यों लगता है, उसकी मेथड्स क्या है, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स कौन से फॉलो किए जाते हैं.
उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, क्या यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, क्या स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आ सकता है, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ओके, ये सारी चीजें आपके पास फ्रॉम पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 8 इतनी सारी थ्योरी दी हुई है आपको। ओके, मैं आपको मेन पार्ट पे बताऊंगा कि मैंने आपको कल कौन सी चीजें सिखाई थी, याद हो तो, है ना। एसेट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ओके, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 months। इसके लिए हमने बोला था मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ओके, इसको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड। देखो लिखा हुआ है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ पार्ट इज ट्रीटेड और allocated as an expense in each accounting period in which the asset is utilized। asset यूटिलाइज हुआ है तो उससे बेनिफिट जनरेट होगा, और जितना बेनिफिट जनरेट हुआ है उसके प्रोपोर्शन में हमको कॉस्ट भी अलोकेट करना है। ओके, how is the value how the value decreases is these are the reasons: wear and tear, efflux, that is passage of time, obsolescence, that is change in technology, or decrease in the market value, और डिप्लीशन कहाँ पे होता है, जो भी माइनिंग एसेट्स होती हैं या नेचुरल रिजर्व्स होती हैं वहां पे डिप्लीशन होता है। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन? बिकॉज ये नॉन रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वंस दे आर यूज्ड दे आर लॉस्ट, इट टेक्स thousands of years टू रीजनरेट। एक बार कोल यूज हो गया, बात खत्म। ओके, इन अ सिमिलर मैनर उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। ओके, once it is extracted from the mine it is lost। ओके, यहाँ पे एक और चीज आपको मेंशन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, उसके लिए शेड्यूल कौन सा बोला हुआ है, शेड्यूल 2। इसमें आपको पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट और उसके सामने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें मेंशन होती है कि कोई एक एसेट पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, वो शेड्यूल 2 में मेंशन किया होता है। हम लोग शेड्यूल पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कौन सा शेड्यूल पढ़ा है हमने? Which schedule of companies that we have studied? Schedule 3. Schedule 3, part 1 and part 2, that is balance sheet and profit and loss। okay, कल हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज अ सिस्टमैटिक अलोकेशन, और ये सिस्टमैटिक वर्ड से क्या आया था कि कोई एक मेथड होना चाहिए। ओके ओके, यूजफुल लाइफ, तो यूजफुल लाइफ का भी अपना एक अलग मतलब है, द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। ओके, मैं उसके फिजिकल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड फिजिकल लाइफ? Sir, physical life would be like, I'm supposing I take an example of a fan, Okay. any fan working in any class. So that would work till a period of time. Its physical existence will be there, but it won't be working after a certain period of time. Okay, That will be it physical. it can even be used but not economically। Yeah. उसको यूज कर भी सकते हैं, बट उसका जैसा बेनिफिट मिलना चाहिए, या तो उसको इकोनॉमिक मैनर में हम यूज कर सकते थे। सिर्फ फॉर एग्जांपल, हमारे घर में कोई एक व्हीकल पड़ा हुआ है जिसका हमने ऑप्टिमम यूज कर लिया है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, इन इंडिया वी कंसिडर अ व्हीकल टू बी यूज, डिपेंड करता है कि कौन सा फैमिली है, कौन सा बिजनेस है ना, वो हर एक के घर में अलग अलग पैटर्न ऑफ यूसेज होता है। पर एक चीज मान के चलें कि एवरेज व्हीकल 5 से 6 साल चलता है इन एन इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, बट उसके बाद भी वो एसेट का एग्जिस्टेंस तो रहता है,
मतलब उसकी फिजिकल लाइफ तो है पर उसकी इकोनॉमिक लाइफ नहीं है। कैसी लाइफ है? उसका फिजिकल लाइफ तो है पर इकोनॉमिक लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि उसको यूज करने के लिए हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है, या तो कितना भी ज्यादा खर्चा करो पर उसका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो नहीं आता है। ओके, और फैक्ट्री में अगर इस तरह की मशीनरीज को यूज किया जाएगा तो पॉसिबली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, जो चीज आप बना रहे हो उसका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। सो हम इसको डिफाइन करते हैं कि या डिफरेंशिएट करते हैं दैट इकोनॉमिक लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल लाइफ। वी हैव टू कंसीडर इकोनॉमिक लाइफ एंड नॉट द फिजिकल लाइफ। ओके, तो आप कई कई सारे नए नए टर्म सीखोगे। इसके पहले आपने 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ ऐसा लिखा होगा कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या नंबर ऑफ इयर्स, है ना, ऐसा कोई भी टर्म यूज कर सकते। अभी आप क्या लिखोगे? टू बी प्रिसाइज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ, ऐसे वर्ड लिखोगे। ओके, तो इट कैन बी इन terms of period, that is number of years or number of months, okay, or number of production or similar units expected to be obtained। कुछ मशीनरीज का हिसाब ऐसा होता है या कुछ एसेट्स का हिसाब ऐसा होता है कि उसमें से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स बने उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए। जैसे एक कार का एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कार अगर 3 लाख किलोमीटर चलती है तो उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, या तो कई सारी कंपनीज में जो लैपटॉप पे काम किया जाता है वो लोग वो खरीदते नहीं, वो उसको लीज पे ले लेते हैं। ओके, तो वहां पे भी वो लोग उसकी लाइफ को ध्यान में रख के कॉस्ट गिनते हैं कि अगर मुझे उसको 3 साल ही यूज करना है उसके बाद मुझे नया लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए ही चाहिए, सो बेटर टू लीज इट इंस्टेड ऑफ बाय। और वो फ्रेश लैपटॉप्स लीज पे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि लीज है तो पुराना एसेट मिलेगा, इट विल बी फ्रेश। जो कंपनी है बेचने वाला, से फॉर एग्जांपल एचपी, तो वो आपको फ्रेश लैपटॉप देगा लीज पे। ओके, तो हर एक का लाइफ अलग अलग होता है। अभी हम अगर फोटोकॉपी मशीन की बात करें, ओके, तो फोटोकॉपी मशीन का भी एक लाइफ है कि उसमें से 20 लाख कॉपी निकलेंगी ना, उसके बाद उसका लाइफ खत्म। ओके, तो उसमें नंबर ऑफ इयर्स डिफाइंड नहीं है, उसमें क्या डिफाइंड है? नंबर ऑफ कॉपीज। ओके, so either the life can be in terms of period or it can be in terms of number of units। okay, एक और important concept यहाँ पे लिखा हुआ है, depreciation of an asset begins when it is available for use। okay, नया फैक्ट्री है, हमने कोई एसेट मंगवाया, उसको इंस्टॉल किया, उसका ट्रायल रन किया कि हाँ जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बन रहा है, बट जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं है तो उस मशीनरी का यूज नहीं होगा। If you are not having orders on hand, not having demand on hand, तो possibly शायद आप उसका 1-2 महीने और यूज ना करो। But that does not mean that for that period no depreciation will be charged। Okay, once the asset is available for its intended purpose, जिस पर्पस के लिए मैं उसको खरीदा था उस पर्पस के लिए अगर वो रेडी हो जाता है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसको पैसिव यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैसिव यूज। इज इट फाइन? सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एसेट मस्ट बी यूज्ड टू बी डेप्रिशिएटेड। उसका यूज करना ही पड़ेगा तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा, ऐसा नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आई परचेज्ड अ मोबाइल फोन 2 months बैक। ओके, तो उसमें कुछ इंस्टॉलेशंस करवाने बाकी रह गए और ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन हो गया। ओके, मैंने उसमें कुछ इंस्टॉलेशंस करवाने थे और मैंने वो नहीं करवाए। ओके, और उस इंस्टॉलेशंस के बिना वो मोबाइल यूज नहीं हो सकता, सिर्फ फॉर एग्जांपल। तो भी मैंने उसको अगर यूज नहीं भी किया है तो भी उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होगा। वंस द एसेट इज परचेज्ड, इट इज अवेलेबल फॉर यूज, देन द डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट टू अप्लाई। ओके, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी कि हम जितना बेनिफिट लेते हैं उतना प्रोविजन करना नेसेसरी है। ओके,
ओके, अब कंपोनेंट ऑफ एसेट्स, मैंने कल बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था, एयरक्राफ्ट वाला एग्जांपल दिया था कि अब AS10 पहले ये अलाउड नहीं था कंपोनेंट बेस्ड। ओके, जब से नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, नया रिवीजन आया है, ओके, पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स। AS10 का नाम क्या था? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स। अब उसका नाम चेंज करके कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सिर्फ नाम बदला ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोविजंस भी बदले। तो इन द अर्लियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड nothing like component accounting or component depreciation was specified. In this accounting standard, component of assets is also specified. Okay, तो हम component wise भी depreciation charge कर सकते हैं। कल डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कि अगर कोई भी component का वैल्यू उसकी ओवरऑल asset की कॉस्ट का significant पार्ट है, okay, then it would be treated separately. दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो कंपोनेंट का कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट की कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और दूसरा कि जो हमारा एसेट है, मेन एसेट, उसके कंसिडरेशन में कंपोनेंट का लाइफ अलग है, सब्सटेंशियली डिफरेंट। मतलब पूरे एयरक्राफ्ट का लाइफ अलग है, बट एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले अलग अलग पार्ट्स का लाइफ अलग है। एयरक्राफ्ट में बी यूज फॉर 20 years, but not all the parts can be used for 20 years. Okay, तो दो चीजें सेटिस्फाई करनी है, एक तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होना चाहिए और दूसरा उसका यूजफुल लाइफ सब्सटेंशियली डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द मेजर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है ना, एयरफ्रेम जो एयरक्राफ्ट का बॉडी है उसका लाइफ अलग होता है, बीइंग द लॉन्गेस्ट। Okay, उसको ज्यादातर कुछ होता नहीं है, बट उसका जो इंजन है, उसके जो इंटीरियर्स हैं, ओके, उसका लाइफ एयर फ्रेम की लाइफ से अलग होता है, और इंजन का कॉस्ट भी अलग होता है, इंटीरियर का कॉस्ट भी अलग होता है। मतलब इंजन का कॉस्ट टोटल एयरक्राफ्ट की कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा ही, ऑब्वियस है। ओके, और एयरक्राफ्ट में जो इंटीरियर यूज हुआ है उसका कॉस्ट भी टोटल एसेट की कॉस्ट में सिग्निफिकेंट होगा ही, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% या उससे ज्यादा तो होगा ही। ओके, तो उसका डेप्रिसिएशन अलग से लगेगा। हम पूरे एयरक्राफ्ट, दैट इज एयर फ्रेम जो है, बॉडी है, उसका डेप्रिसिएशन अलग से, इंटीरियर का डेप्रिसिएशन अलग से, इंजन का डेप्रिसिएशन, मतलब इसको कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ओके, और जो चीजें बच जाए, से फॉर एग्जांपल टायर्स हैं, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, तो इनका एक अलग फोर्थ ग्रुप बना दिया जाएगा। ये दो कंडीशंस हैं, सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ, और डेप्रिसिएशन मेथड इज डिफरेंट। Why should depreciation be charged? So that we can derive correct income, true position. ये इनकम है माने P&L हुआ, ये ट्रू पोजीशन है मतलब बैलेंस शीट होगा। ओके, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट एंड ascertainment of true cost of production. This is pretty much important. मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एसेट यूज किया है उसका डेप्रिसिएशन, इवन दो नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, पर उसको भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है। अगर वो नहीं किया तो हम प्रोडक्ट का सही कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, ये क्यों कहा गया है? एनी आइडिया? और सपोज बोलो अक्षत। सर सपोज एयरक्राफ्ट है, उसका टायर फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना है, तो फिर उसका एक बजट सेट होगा ना, तो फिर उसके लिए फंड्स की अरेंजमेंट भी करने पड़ेगी। नहीं, ये डेप्रिसिएशन के रिलेशन में मैं रिप्लेसमेंट बोल रहा हूँ, वो तो हर एक कोई एसेट का करना पड़ता है। यस सकीना। Sir, in order to replace the fixed asset after it has been depreciated entirely, we need Okay. to know, we need to have funds, yeah. So we need to keep aside funds so that later after the asset has been depreciated, either we can replace it or replace it with a completely new one, net addition or
replacement of the depreciated asset. Okay. So how the funds would be generated with the help of depreciation? Depreciation चार्ज करेंगे तो funds कैसे जनरेट? हाँ? What do we do? See, So every year we from the cost somehow we have to make a reserve out of a certain percentage. Somehow we have to make a reserve. Okay, let's get it correct. What the amount of depreciation that we are charging, okay, that will be debited to profit and loss account, okay, which reduces your profit level, but it does not reduce your cash level. आपके पास जो कैश फ्लो होगा, तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, है ना, तब ऐसा लिखते थे ना, नॉन कैश एक्सपेंडिचर वुड बी एडेड. जब भी हम इनिशियली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो ऑपरेटिंग साइकिल में लिखते थे या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते थे कि डेप्रिसिएशन की वजह से कैश रिड्यूस नहीं होता है, प्रॉफिट रिड्यूस होगा बट कैश रिड्यूस नहीं होगा. सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वी हैव चार्ज्ड, ओके, द अमाउंट ऑफ कैश इज अवेलेबल विथ अस इक्वल टू डेप्रिसिएशन. जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उतना इक्वल अमाउंट ऑफ कैश हमारे पास अवेलेबल होता है इन्वेस्ट करने के लिए. ओके, अदरवाइज क्या होगा कि जो भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, अगर मैंने उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, इफ आई हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, देन द फंड्स आर देयर बट इट वुड बी इन्वेस्टेड एनीवेयर. या तो वो डेटर्स में होगा या स्टॉक में होगा या इन्वेस्टमेंट्स में होगा या किसी और जगह पे चला जाएगा. ओके, बट व्हाट इज प्रेफरेबल इज जितना भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उतना इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हर साल करते जाओ, ताकि आपको एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एक सफिशिएंट अमाउंट मिले जिससे आप उसको रिप्लेस कर पाओ. आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो फंड्स जनरेट होता रहेगा, और जो भी फंड्स जनरेट होगा, ओके, उसके हेल्प से आप 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जब भी कोई एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, यू कैन रिप्लेस द सेम. बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना नेसेसरी है, और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहां पे रिस्क लेवल मिनिमम है. ओके, नॉट इन द शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स और समथिंग लाइक दैट, इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आइडियली. ओके, ऐसा कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है या ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट इट इज एडवाइजेबल. ओके, अभी रिप्लेसमेंट समझ में आया? मैंने कल आप लोगों को एक मेथड बोला था, सिंकिंग फंड मेथड, याद है किसी को? सिंकिंग फंड मेथड, Yes. है ना? वो सिंकिंग फंड मेथड इसका एग्जैक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ना लिखा हुआ है देख, depreciation is a non-cash expense and unlike other normal expenditure does not result in any cash outflow. And see, this is pretty much important. Depreciation by itself does not create funds. Depreciation charge किया मतलब funds create हो गए, ऐसा नहीं है. It merely draws attention to the fact that out of gross revenue receipts, a certain amount should be retained. क्या करना चाहिए? हमारे पास जो भी पैसा आता है उसको, उसमें से कुछ पोर्शन रिप्लेसमेंट के लिए रिटेन करना चाहिए. ओके, द रीजन इज कि अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है तो ऐसा नहीं होगा ना कि 10 साल उसको यूज किया तो 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली कहीं से 50 करोड़ जनरेट हो जाएगा. इट्स नॉट सो. जो एसेट मैंने यूज किया, डेप्रिसिएशन लगाया, उसी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो, उसमें से जो पैसा आएगा वो आपको रिप्लेसमेंट के लिए काम लगेगा. This is something which should be ideally followed. Okay, factors in measurement of depreciation. Yesterday it was discussed. Cost of asset, useful life of the asset, and scrap value. Okay, if any, होना चाहिए वो जरूरी नहीं है ना. कई सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होता. तो आपको कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, यूजफुल लाइफ क्या किस तरह से डिसाइड की जाती है. इट कैन बी आइदर द पीरियड और नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स.
और वो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन मम्मी गलत भी हो सकता है। ओके, स्क्रैप वैल्यू कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? कल बोला था 10% of 10% of the cost of asset. Okay, depreciable amount, what is a depreciable amount? Cost minus scrap value. क्या बोलेंगे? Cost minus scrap value. हम इसी तरह से depreciation चार्ज करते हैं ना, इधर कॉस्ट लिखा हुआ है 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है 10,000, तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। उधर इन लोगों को, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? परचेज प्राइस, फिर मैंने ये वर्ड लिखा था, टू ब्रिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। फूड ट्रक एग्जाम्पल दिया था ना, उसको जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज करना है उसके लिए वो रेडी होना चाहिए। ओके, और तीसरा एक नया चीज जो मैंने बाद में लिखा था, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच एन एसेट इज लोकेटेड। जैसा था वैसा बना के देना है। क्या एग्जाम्पल दिया था बताओ? school building. स्कूल बिल्डिंग, यस। ओके, 30 इयर्स का लीज था और उसको 30 साल के बाद किसी पर्टिकुलर लेवल पे लाके देना है, तो उसमें वो इनिशियल एस्टिमेट क्या बोला है? तो इधर इन लोगों ने क्लियरली वर्ड नहीं लिखा है, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? प्रेजेंट फ्यूचर कॉस्ट, एक्सपेंस फ्यूचर में होने वाला है, पर अगर वही एक्सपेंस आज होता, ओके, तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ता डिसमेंटलिंग का, दैट इज टू बी इंक्लूडेड। फ्यूचर में 10 करोड़ होगा, बट उसको अगर आज किया जाता है तो 6 करोड़ होगा, देन 6 करोड़ शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके, एक चीज जो कल डिस्कस करना रह गया था, इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज। हम जब भी कोई भी एसेट इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, और कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल होता है, उसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है, अनलाइक जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो दैट वुड बी एडेड टू द कॉस्ट। ओके, और क्या डिडक्ट करना है? ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिला है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको कहा कि नॉर्मली इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगता है, पर आपके लिए हम लोग 4% लगाएंगे, तो आपको कितने का रिबेट मिला? 6% का। मतलब इफेक्टिवली आप जो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करोगे वो कितना होगा? 4%। कुछ बिजनेस के लिए ये रिबेट अलाउड होता है, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक क्या कहा जाता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, तो जो आप लोगों ने पढ़ा है, शायद थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा, आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ऐसा कोई वर्ड पढ़ा होगा बीएस में या इकोनॉमिक्स में? यस। ओके, या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो पढ़ा ही होगा कंफर्म, यस सर। ना? तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनको गवर्नमेंट स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। ओके, चलो, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड। इसमें एक चीज हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया था, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है ना, ट्रायल रन जो मैंने लिखा था है ना, जब इंटेंडेड प्रोडक्ट रेडी नहीं होता है तब तक का खर्चा। ओके, दीज एक्सपेंसेस शुड नॉट बिकम अ पार्ट, जिसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, once an asset is ready to use, okay, then no expenditure should be capitalized। मतलब हम उस एसेट के लिए जो भी खर्चा उसको पीएनएल में लिखना है,
उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करना है, एक बार वो एसेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद। बट कई सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि एसेट का प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, क्या बोलेंगे, प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वो किसी एक लेवल पे परफॉर्म करता था। ओके, अब हमने इस पे मेजर रिपेयर करवाया है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर किया, और उसकी वजह से उसका जो पहले वाला परफॉर्मेंस था उसकी कंपैरिजन में अब आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नॉर्मली जो भी खर्चे करूं रिपेयर मेंटेनेंस के वो P&L में जाएगा, बट कभी किसी एक पर्टिकुलर ईयर में मैंने मेजर रिपेयर करवाया, आई वेंट फॉर अ मेजर रिपेयर, एंड बिकॉज ऑफ द मेजर रिपेयर माई परफॉर्मेंस हैज इंक्रीज्ड। पहले मैं 10,000 यूनिट बना पाता था, अभी मैं 12,000 यूनिट बना पाऊंगा। ओके, देन दैट एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू P&L। जो मेजर रिपेयर है, एक आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो मेजर रिपेयर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। ओके, चलो, एक्सपेंस मेजर है, पर वो मेजर एक्सपेंस आपने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए किया है, जो है वो बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए। मतलब मेरा 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी है और अभी मशीन थोड़ा बिगड़ गया है, उसको मेजर रिपेयर की जरूरत है, तो मैंने उसको रिपेयर करवाया, पर उसकी वजह से मेरा 10,000 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, उस एक्सपेंस की वजह से मेरा 10,000 लेवल मेंटेन रहेगा, देन इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। कंपल्सरी आपका प्रीवियसली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, तो ही मेजर रिपेयर को आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ओके, अदरवाइज इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू P&L। ओके, चलो, आपको कुछ मेथड दी हुई है, ये सिर्फ कुछ नाम ना, थोड़े ही नाम दिए हुए हैं, अदरवाइज हमने कल लिखे थे टोटल 8 है ना, 8 डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, कल ये भी बताया था कि कंपनीज एक्ट कौन सा मेथड प्रिस्क्राइब करता है, which method is prescribed by Companies Act 2013? Straight line method. Straight line method. And Income Tax Act? Written down. Written down. Here it is mentioned. Okay. Most cases में ये होगा, except जो भी कंपनी जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लाइक GEB, MGVCL है ना, टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी, ये जो लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, ओके, वो लोग SLM फॉलो कर सकते हैं। और इनके लिए तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बिल्कुल अलग है, जो हमने लाइफ में कभी सुना ही नहीं। आप लोगों ने 5%, 10%, 20% ऐसा सुना होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनका रेट पूरा अलग होता है, 2.67%, 3.5%, 11%, है ना, ऐसे बिल्कुल ऑड रेट्स होते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, कैसे पता चलेगा, एनी आइडिया फ्रॉम विच वर्ड वुड आई कम टू नो? या तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, बट अगर ना मेंशन्ड हो तो कैसे पता चलेगा कि SLM है या WDV है? बोलो। Any idea? How would I come to know whether the method is SLM or WDV if it is not specifically given in the question? नहीं याद है 11th स्टैंडर्ड का? चलो बता, और लिखा होता था ना, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसा कुछ याद आ रहा है?
आपको मेथड ना स्पेसिफाई किया हो पर ऐसा बोला हो that the depreciation will be charged on original cost, it means that the method specified is SLM, straight line method. Okay, this para is pretty much important. This is very much important. Okay, कि SLM क्यों फॉलो किया जाता है? मैंने आपको कल भी बोला था कि हम असेट का जो यूसेज पैटर्न है उस पर डिपेंडेंट रह के मेथड सिलेक्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा assumption है, that the asset generates equal utility every year, same utility during the lifetime. Okay, but this cannot be true under all circumstances. Possible है, but हम क्या समझेंगे, कोई भी ऐसी एसेट जिसका यूटिलिटी ऑलमोस्ट सेम है एवरी ईयर, देन ऑन दैट एसेट द डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू SLM. आपको ये पैरा पढ़ना है, पेज नंबर 7 पे जो दिया हुआ है वो है ना ये, और WDV के लिए जो assumption दिया हुआ है वो ये पूरा है ना. आई इंसिस्ट दैट कि आपको पढ़ना चाहिए. नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में कोई नुकसान होने वाला है ऐसा नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग दिस इज नेसेसरी. डू वी नीड टू गो फॉर जर्नल एंट्रीज? असेट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर किया. ओके, या तो हम उसको सीधा P&L में चार्ज कर सकते हैं, या तो क्या क्रिएट कर सकते हैं, provision for depreciation, that is accumulated depreciation.